वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके यूनिट 3 कॉम्प्रिहेंशन को। तो इसके बारे में अगर बताया जाए तो केवीएस मदन सर का जो किताब है यूजीसी पेपर 1 के लिए, उसमें से हम लोग करेंगे यूनिट 3 जो कि आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो इस लेक्चर का अगर आपको लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इम्पैक्टिका क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले कॉम्प्रिहेंशन के बारे में हम लोग समझेंगे। कॉम्प्रिहेंशन अगर देखा जाए तो कोई भी स्टोरी या फिर कोई भी पैराग्राफ आर्टिकल का पैसेज उठा दिया जाता है, तो उसी पैसेज को आपको पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने पड़ते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन में अगर देखा जाए तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं, तो टोटल कॉम्प्रिहेंशन का जो मार्क्स होता है वो आपका 10 मार्क्स के होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन देखा जाएगा अगर तो ज़्यादातर टाइम पे क्या किया जाता है, कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्टिंग में दे दिया जाता है। लेकिन आप लोग कभी भी कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्टिंग में मत कीजिएगा, पर इसे एकदम आखिरी में कीजिएगा। देखिए, आपको पेपर 1 सॉल्व करने के लिए 60 मिनट रखना है। पेपर 1 सॉल्व करने के लिए 60 मिनट रखना है। तो 60 मिनट में से जैसे ही आपका 50 मिनट हो जाएगा, 50 मिनट और आखिर के 10 मिनट बचे रहेंगे, तब जाके आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है। ये इसलिए हम लोग करते हैं ताकि हम लोग आराम से कॉम्प्रिहेंशन को देख के सॉल्व कर सकें। तो इतना टाइम हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में बहुत आसान होता है पूरा कंप्लीट 10 मार्क्स को स्कोर करना। और आप लोग समझ ही सकते हो कि 10 मार्क्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वही मैक्सिमम आपको 10 मिनट देना है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम लिमिट पहले से सेट करके नहीं रखोगे तो कॉम्प्रिहेंशन में आपका टाइम पता नहीं चलता है और आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर सकते हो उसके ऊपर। तो देखेंगे इसे कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज दिया जाएगा, जो भी आपको पैसेज दिया जाएगा उसको आप जल्दी से एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि पैसेज मुझे किस बारे में बताता है। ओवरऑल आपको जब पैसेज के बारे में आइडिया पड़ जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो क्वेश्चंस पढ़ के आपको समझ में आएगा कि पैसेज में से कौन से जगह से मुझे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पर्टिकुलरली उस जगह को पढ़िएगा आप लोग, ना कि होल पैसेज पूरे ध्यान से पढ़िएगा। इससे आपका टाइम बचेगा और आंसर्स भी आपके सही होंगे। तो चलिए इसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला जो कॉम्प्रिहेंशन है वो आपके 2019 एनटीए यूजीसी 2019 के क्वेश्चन पेपर से मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कि मेरा माइक का जो ऑडियो है वो सही है कि नहीं। हेलो हेलो, चलिए सही है। तो हम लोग पहला कॉम्प्रिहेंशन जो है उसको सॉल्व करते हैं। मैं कॉम्प्रिहेंशन जो है आपको पढ़ के बता दूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो म्यूट कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द पीपल हु अपीयर मोस्ट ऑफन एंड मोस्ट ग्लोरियस इन द हिस्ट्री बुक्स आर ग्रेट कॉन्करर्स, जनरल्स एंड सोल्जर्स, whereas the people who really helped civilization forward had often never mentioned at all. We don't know who first set a broken leg or launched a seaworthy expedition or calculated the length of the year or manured the field, but we all know all about the killers and destroyers. People think a great deal of them, so much so that on all the highest pillars in great cities of the world, you will find the figure of a conqueror or a general or a soldier. Most people believe that the greatest countries are those that have been beaten in a battle, the greatest number of other countries and ruled over them as conquerors. It is just possible they are, but they are not more civilized. Animals fight, so do savages. Hence, to be good at fighting is to be good in a way in which animal or savage is good, but it is not civilized. Even being good at getting other people to fight for you and telling them how to do it efficiently. This, after all, is what conquerors and generals have done. Is not being civilized. People fight to settle quarrel. Fighting means killing, and civilized people ought to find some way of settling their disputes other than by saying that side which has killed most has won. And not only has won, but because it has won, has been in the right. For that is what going to war means. It means saying that might is right. अब पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, आपको एक बार जो पैसेज है उसको पढ़ के एक ओवरऑल आइडिया हो जाना चाहिए। ऑथर हमें यहाँ पर क्या बता रहे पैसेज में कि जो आपके सोल्जर्स होते हैं जो एक दूसरे को मारते हैं या फिर जो फाइटर्स होते हैं, उन्हीं का मूर्ति हम लोग चारों ओर देखते हैं कंट्रीज में और उन्हीं को महान माना जाता है। पर जिन्होंने रियली ह्यूमैनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन किया है उनके बारे में हम लोग इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है,
इन ऑथर्स ओपिनियन द कंट्रीज दैट रूल्ड ओवर लार्ज नंबर ऑफ अदर कंट्रीज आर ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए ये लाइन कहां पर है। द कंट्रीज दैट रूल्ड ओवर लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज आर, most people believe that the greatest countries are those that have been beaten in a battle the greatest number of other countries and ruled over them as conquerors. It is just possible they are, but they are not most civilized. तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पॉसिबली द ग्रेटेस्ट इन सम सेंस बट नॉट द मोस्ट सिविलाइज्ड। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे क्या दिया हुआ है। इन द फर्स्ट सेंटेंस द ऑथर सेज, देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या है, most of the people who appear most often and most glorious in history books are great conquerors, generals and soldiers, whereas the people who really helped civilization forward had often been never mentioned at all. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले सेंटेंस में ऑथर क्या बताना चाहते हैं। तो इसका अब हम लोग आंसर देख लेंगे। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिस्ट्री बुक्स टेल्स अस मोर अबाउट कॉन्करर्स एंड सोल्जर्स देन दोज हु हेल्प सिविलाइजेशन फॉरवर्ड। यहाँ पर आप दूसरे जो ऑप्शंस हैं उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा दूसरे ऑप्शन भी कई हद तक सही है। देखिए पहला क्या है, कॉन्करर जनरल्स एंड सोल्जर्स शुड नॉट बी मेंशन्ड इन हिस्ट्री, ये तो डायरेक्टली गलत है क्योंकि ऐसे कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। मोस्ट हिस्ट्री बुक्स आर रिटन बाय कॉन्करर्स जनरल्स एंड सोल्जर्स, तो ये भी आपका सही गलत है, सही नहीं है, गलत है। और चौथा ऑप्शन, नो वन हु रियली हेल्प सिविलाइजेशन फॉरवर्ड इज मेंशन इन एनी हिस्ट्री बुक्स, तो ये भी आपका कई हद तक सही है। लेकिन आपको देखना होगा कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए उन्होंने कॉन्करर्स के बारे में भी बताया और यहाँ पर आपके सिविलाइजेशन को जिन्होंने हेल्प किया उनके बारे में भी बताया। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, कंपैरिजन। तो सिर्फ एक ही आंसर है बी और डी में जिसमें कंपैरिजन किया है। तो किसमें कंपैरिजन किया गया है, तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, डी नहीं होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे यूजीसी नेट के एग्जाम में जहां पर सभी क्वेश्चन कई हद तक सही है लेकिन एक ही आंसर जो है जो पूरा मैच करता है विद द कॉम्प्रिहेंशन। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, फॉर दैट इज व्हाट गोइंग टू वॉर मीन्स, इट मीन्स दैट माइट इज राइट, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन को कॉपी पेस्ट किया गया है और पूछा गया है कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। इस सेंटेंस का मतलब समझने के लिए हम लोग को थोड़ी पहले से पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, फाइटिंग मीन्स किलिंग एंड civilized people ought to be able to find some way of settling the disputes other than by saying that side which has killed more has won, and not only has won because it has won has been in the right, but that is what going to war means, it means that saying that might is right। तो यहाँ पर बताया गया है कि सिविलाइज जो लोग होते हैं उनको लड़ाई करना नहीं चाहिए और लड़ाई से अलग बातचीत करके उन्हें अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। पर इतिहास की किताब ऐसे ही लोग लिखते हैं जो लड़ाई करते हैं और लड़ाई को जीतते हैं और जीतने के बाद वो ऑब्वियसली अपने आप को सही बोलते हैं। तो इनमें सही आंसर कौन सा है, तो इनमें से सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, द विनर इज राइट एंड द लूजर इज रॉन्ग। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बिकॉज इट हैज वन हैज बीन इन द राइट और दैट इज व्हाट गोइंग टू वॉर मीन्स, इट मीन्स सेइंग दैट माइट इज राइट। मतलब जो ज्यादा पावरफुल है वो आपका सही है और जो पावरलेस है वो आपका गलत है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, ऑन ऑल द हाईएस्ट पिलर्स इन द ग्रेटेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड वी फाइंड। तो आपको पहले तो ये लाइन खोजना है। ये लाइन देखिए यहाँ पर है, सिटीज ऑफ द वर्ल्ड यू विल फाइंड। तो यहाँ पर आपको कुछ लाइंस पढ़ने होंगे ताकि आप आंसर को सही तरीके से दे पाए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए क्या लिखा हुआ है, ऑन ऑल द हाईएस्ट पिलर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटीज यू विल फाइंड द फिगर ऑफ द कॉन्करर और जनरल और अ सोल्जर। तो यहाँ पर मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो फिर मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ फिगर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कॉन्करर्स, जनरल्स एंड सोल्जर्स इन दैट कंट्री। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी कहीं हद तक सही है लेकिन आपका सही सबसे सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि एक देश में वही मूर्ति लगा रहेगा जो उस देश के साथ एसोसिएट होगा, जो लीडर्स उस देश के लिए लड़ाई किया है। जैसे इंडिया में क्या होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद महाराणा प्रताप, छत्रपति महाराज शिवाजी, इनका ही स्टैचू बनेगा, ना कि नेपोलियन का या फिर दूसरे किसी लीडर का बनेगा। तो सोल्जर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री,
आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ना कि सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। मोस्ट पीपल बिलीव दैट द ग्रेटेस्ट कंट्रीज आर, तो ये लाइन भी आपको यहां पर मिल जाएगा। देखिए यहां पर है, मोस्ट पीपल बिलीव दैट द ग्रेटेस्ट कंट्रीज आर दोस दैट हैव beaten in a battle the greatest number of other countries and ruled over them as conquerors। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, those who won the greatest number of battles against other countries। एक बार आपका जब कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को डिफाइस करना है और उस कॉम्प्रिहेंशन को अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि बहुत टाइम पे क्या होता है हम लोग एक साथ जब पढ़ते हैं और टेंशन के माइंड पे आंसर देते हैं तब सही नहीं होता है। तो आपको दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, माइंड को रिफ्रेश करना है और फिर से देखना है कि आपने सही आंसर दिया है कि नहीं। और आपको कीवर्ड्स जो है, जो मुश्किल वर्ड्स है, उनको एक कॉपी दिया जाएगा, आपको एक पेपर दिया जाएगा नेट के एग्जाम में, उसमें नोट डाउन करना है, ये उन्हीं कीवर्ड से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार इसको हम लोग समराइज कर लेंगे। अगर देखा जाएगा कॉम्प्रिहेंशन जो है, कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चंस के 2 मार्क्स होते हैं, तो टोटल हो गए आपके 10 मार्क्स। कॉम्प्रिहेंशन जो है आपको लास्ट में करना है, पेपर 1 के लास्ट में आपको अटेम्प्ट करना है, और इसके लिए मैक्सिमम आप कितना टाइम रख सकते हैं, तो फिर 10 मिनट्स। जितने भी आपके मुश्किल वर्ड्स होंगे वो सब आपको नोट डाउन करने हैं कि उन्हीं वर्ड्स में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको सबसे पहले जैसे कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा आपको जल्दी से एक बार गो थ्रू करना है, आपको समझना है कि किस बारे में पैसेज कॉम्प्रिहेंशन है, और उसके बाद आपको सिर्फ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस पैसेज के पर्टिकुलर लाइंस को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो इससे आपका कॉम्प्रिहेंशन जो है आसानी से हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फुल मार्क्स मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन में बहुत जन को फुल मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए अब दूसरा कॉम्प्रिहेंशन को देखेंगे। इसको अगर देखा जाए तो ये मेरे नेट यूजीसी एग्जाम जब दिया था मैंने, और मैंने इसमें क्वालिफाई किया था, उस एग्जाम में इसको पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपके सामने पैसेज है, एक बार हम लोग पैसेज को पढ़ लेंगे। गांधी स्पीच इन बनारस इन February 1916 was at one level merely a statement of fact, namely that Indian nationalism was an elite phenomenon, a creation of lawyers and doctors and landlords. But at another level, it was a statement of intent, the first public announcement of the returning expatriates' own desire to make Indian nationalism more properly representative of the Indian people. In the last month of the year, Gandhi was presented with an opportunity to put his precepts into practice. At a meeting held in Lucknow in December 1916, he was approached by a peasant from Champaran in Bihar. The peasants told him about the harsh treatment of peasants by British indigo planters. Gandhi was to spend most of 1917 in Champaran. He was seeking to obtain for the peasants security of tenure as well as the freedom to cultivate the crops of their choice. In 1918, Gandhi was involved in 2 campaigns in his home state of Gujarat. First, he intervened in a labor dispute in Ahmedabad to better the condition of textile mill workers. Then, he joined peasants in Khera for remission of taxes on peasants following the failure of their harvest. This initiative marked Gandhi as a nationalist with sympathy for the poor. These were local struggles. During the World War I, the British had instituted press censorship and permitted detention without trial. The Rowlatt Committee recommended the continuation of these tough measures. Gandhi's call for countrywide campaign brought life to standstill in North and West India. तो यहाँ पर हम लोग को मेनली गांधी जी के बारे में बताया गया है कि गांधी जी ने क्या क्या स्ट्रगल्स को लीड किया था और वो कैसे नेशनल लीडर बने थे। तो चलिए क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और स्पीच ऑफ महात्मा गांधी एट बनारस। तो महात्मा गांधी जब बनारस में स्पीच दिया था तब उन्होंने क्या बताया था, दैट इंडियन नेशनलिज्म वाज एन इलीट फेनोमेनन, अ क्रिएशन ऑफ लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। फर्स्ट है लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड लैंडलॉर्ड साइडेड विद द ब्रिटिश, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है द इंडियन नेशनलिज्म वाज एलिटिस्ट, वही मेरे यहाँ पर बताया गया है कि जो इंडियन नेशनलिज्म था वाज एन एलिट फिनोमिनन। तो मेरा ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा, सही है। फिर अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द मेन इंटेंट ऑफ द पैसेज इज टू डिस्क्राइब। अब इसको देखिए, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है कि इसमें आपके सभी ऑप्शंस जो है वो सही है। पहला है द ब्रिटिश एट्रोसिटीज इन इंडिया, तो ब्रिटिश ने कैसे टॉर्चर किया है इंडिया के ऊपर वो बताया गया है। यहाँ पर देखिए ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के टॉर्चर के बारे में बताया गया है।
अहमदाबाद लेबर डिस्प्यूट के बारे में बताया गया, जो खेड़ा में हुआ था, टैक्स लेते थे बिना हार्वेस्ट के, उसके बारे में भी बताया गया। रावलत कमेटी में जो डिटेंशन करते थे विदाउट ट्रायल, उसके बारे में भी बताया गया। तो ये पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है, द डिफरेंट फैसेट्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। द डिफरेंट फैसेट्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहाँ पर देखिए पहले क्या बताया गया कि नेशनल मूवमेंट जो था वो एलिट फेनोमेनन था। उसके बाद यहाँ पर अलग से दिखाया गया कि वो फार्मर्स के लिए भी गए थे, यहाँ पर दिखाया गया कि वो लेबर डिस्प्यूट में भी गए थे, और लास्ट में मुझे बताया गया कि नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया भी इंक्लूड हुआ। तो यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स या फिर डिफरेंट फैसेट्स को भी दिखाया जा रहा है। थर्ड देखिए क्या है, द वेरियस कैंपेन्स अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया। तो ये भी मेरा सही होगा। वेरियस कैंपेन्स के बारे में भी मुझे बताया गया। देखिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया गया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में मुझे बताया गया, खेड़ा आंदोलन के बारे में मुझे बताया गया, और यहाँ पर रावलत कमेटी के खिलाफ जो कैंपेन हुआ था, जो कि यहाँ पर नहीं बताया गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि एक मूवमेंट किया गया था, उसके बारे में भी मुझे बताया गया है। तो ये भी सही हो सकता है। और फोर्थ देखिए, द इमरजेंस ऑफ गांधी एज अ रिप्रेजेंटेटिव नेशनल लीडर। तो ये जितने भी आपके मूवमेंट्स हुए थे, चाहे आप पहले चंपारण ले लीजिए, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ले लीजिए, या फिर जो फार्मर्स के लिए उन्होंने किया था खेड़ा में, सब कुछ ले लीजिए, ये सारे स्ट्रगल जो है, या फिर लास्ट में जो रावलत एक्ट के लिए किया था, ये सब क्या है, तो ये सारे मूवमेंट्स वो है जिनके लीडरशिप क्या किया था, तो इनके सब लीडरशिप क्या किया था, गांधी जी ने किया था। आपका सही ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। इसमें क्या है, गांधी जी के बारे में बताया गया है कि उनका लीडरशिप कैसे डेवलप किया था इंडिया में। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे, विच इशू प्रोपेल्ड गांधी जी टू द नेशनल स्टेज फॉर अ वाइडर मूवमेंट। तो यहाँ पर अगर सही ऑप्शन देखा जाए, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा रावलत एक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने जितने भी ऑप्शन पहले स्ट्रगल किए थे, चंपारण या फिर आपके अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और उसके बाद खेड़ा कहाँ पर है, ये खेड़ा, इन तीनों को क्या बताया गया, इन तीनों को बताया गया दिस वर लोकल स्ट्रगल्स। इस लाइन को देखिए, दिस वर लोकल स्ट्रगल्स। वो नेशनल लेवल पे कब आए थे, गांधी जी कॉल फॉर अ कंट्री वाइड कैंपेन ब्रॉट लाइफ टू स्टैंड स्टिल इन नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया। कंट्री वाइड कैंपेन, ये देखिए कंट्री वाइड कैंपेन वो कब हुआ था, तो रावलत कमेटी के खिलाफ जब उन्होंने कैंपेन चलाया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रावलत एक्ट। देखिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री का भी पढ़ाई करता हूँ, दूसरे जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए। अगर देखा जाए कि वो नेशनल लेवल पे लीडर कब बने थे, तो वो बने थे आपके इंडिगो प्लांटेशन के टाइम पे। क्यों, क्योंकि गांधी जी जब इंडिगो प्लांटेशन के लिए गए थे, उन्होंने नॉन वायलेंट मूवमेंट सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट किया था, चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह का जो तरीका होता है वो सबसे पहले यहाँ पर ही किया गया था, और यहीं पे उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले थे। इसको छोड़ के अगर देखा जाए तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें टाइटल भी यहाँ पर ही दिया था महात्मा। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहीं पर उनको टाइटल दिया था महात्मा का, और उनको आप सबको ही पता है कि उनको महात्मा गांधी नाम से ही हम लोग सब जानते हैं। तो यहीं पे वो नेशनल लीडर हुए थे। पर हम लोग को ये नहीं देखना है कि हम लोग को क्या नॉलेज है, हम लोग को देखना है कि आपके कॉम्प्रिहेंशन में क्या है। कॉम्प्रिहेंशन में अगर दिया हुआ है कि ये सब आपके कॉम्प्रिहेंशन में अगर दिया हुआ है कि ये सब आपके लोकल स्ट्रगल्स है, तो आपको ये मानना होगा कि ये सब लोकल स्ट्रगल्स थे। आपके नेशनल लेवल के लीडर कब बने, आफ्टर द रावलत एक्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी स्पीच एक्सप्रेस द इंटेंशन ऑफ। यहां पर देखिए गांधी जी स्पीच एक्सप्रेस द इंटेंशन ऑफ क्या, हिज ओन डिजायर टू मेक इंडियन नेशनलिज्म मोर प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पीपल। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर वो क्या चाहते थे कि जो इंडियन स्ट्रगल है वो ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी कुड पुट हिज प्रेसेप्ट इनटू प्रैक्टिस ड्यूरिंग। तो गांधी जी को मतलब वो जो नॉलेज देते थे, वो जो करने के लिए बोलते थे, उसे खुद रियल लाइफ में उन्होंने प्रैक्टिस करने का मौका कब मिला। एट अ मीटिंग हेल्ड इन लखनऊ इन December 1916 he was approached by a peasant from Champaran in Bihar। उन्हें खुद को मौका कब मिला था, तो पहला ऑप्शन है आपका लखनऊ का मीटिंग, टॉक्स विथ लैंडलॉर्ड तो नहीं होगा, चंपारण कैंपेन, और फोर्थ है आपका इंटरेक्शन विद नेशनलिस्ट लीडर। यहाँ पर मैंने गलत ऑप्शन दिया था, तो आपको क्या लगता है कि सही ऑप्शन क्या होगा। तो मेरा आंसर जो था एग्जाम में वो गलत था, तो आपको क्या लगता है, लखनऊ मीटिंग होगा या फिर चंपारण कैंपेन। तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ मीटिंग। लखनऊ मीटिंग में उनको
ये चांस मिला था। और चंपारण कैंपेन में उन्होंने क्या किया था, चंपारण कैंपेन में उन्होंने जो उन्होंने बोला उन पे एक्शन लिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा लखनऊ मीटिंग। तो आई होप आप लोग को समझ में आया कि कॉम्प्रिहेंशन आपको कैसे अप्रोच करना है और उसका सही आंसर आपका क्या होगा। तो इसको छोड़ के अगर आपको दूसरा कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना है मेरे साथ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर आपको अगर और भी कुछ ज़्यादा समझना है यूनिट 3 के बारे में, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। और आपके डाउट्स हमेशा वेलकम है कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।